ये फिजिक्स का कौन सा चैप्टर है? दूसरा। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन, नहीं क्या पढ़े थे? प्रकाश का परावर्तन। और यह जो पाठ है वो है प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले हम प्रकाश के अपवर्तन को समझ लें कि आखिर ये होता क्या है। आप सोचिए, आपने क्या किया कि एक बाल्टी में पानी भर लिया और रात को उसमें आप टॉर्च जला रहे हैं। रात को क्या कर रहे हैं? टॉर्च जला रहे हैं। टॉर्च की जो रोशनी है ना, वो प्रकाशी है ना, वो हवा से उस पानी में इंटर करे, ठीक है। तो आप टॉर्च जला रहे हैं तो जो हवा में जो रोशनी उसकी जब तक है वो एक अलग माध्यम है, और जब पानी में इंटर करी है तो पानी या जल ये अलग मीडियम है, नहीं माध्यम है। मीडियम मतलब माध्यम। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो उनके दिशा में परिवर्तन हो जाता है। दिशा में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। और इस प्रकाश की किरणों के दिशा परिवर्तन को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब मान लीजिए एक बड़ा सा शीशे का स्लैब है, मोटा सा, और उसके नीचे कुछ आप ऐसा रखे हैं जो आपको दिख रहा है धुंधला सा, क्लियर नहीं दिखता, धुंधला दिखता है। वो अगर आपको दिख रहा है ऊपर से ही, इसका मतलब ये कि प्रकाश वहां तक पहुंच रही है, अदरवाइज वो दिखती नहीं, वो वस्तु नहीं दिखता ना। तो अब प्रकाश हवा से उस कांच में गई होगी, और जब वो हवा से मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई होगी तो उसके दिशा में परिवर्तन हो गया होगा इस तरह से। यहाँ पे फिगर बनाए हुए ये ऐसे देखिए, प्रकाश की किरण आ रही है, और जब ये हवा से, वायु से जब पानी में इंटर की है तो इसको जाना तो ऐसे चाहिए था। थोड़ा सा सिंबॉलिक अगर हम फिगर बना दें तो अब मान के चलिए कि इसको ऐसे जाना चाहिए था, सीधा बिल्कुल, क्या इसी तरह से जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे गया नहीं। ये देखिए ऐसे मूव कर गया, थोड़ा सा झुक गया इधर। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो उनकी दिशा में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, और इस दिशा परिवर्तन को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बात खत्म। अब आइए कि परावर्तन और अपवर्तन में फर्क क्या है। जो पिछले पार्ट में आप परावर्तन पढ़े थे उसमें प्रकाश की किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की जरूरत नहीं थी। उसमें प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी सतह से टकराती थी। नहीं ना पढ़े थे आप कि जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी सतह से टकराती है तो टकरा के वापस लौटती है, और प्रकाश की किरणों के टकरा कर वापस लौटने की जो घटना है उसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन में किरणें परावर्तित होती हैं, लौट आती हैं टकरा के, और अपवर्तन में किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती हैं, और इस क्रम में उनकी दिशा में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। तो ये दोनों फर्क है, ये परावर्तन और अपवर्तन का, कि परावर्तन में किरणें टकरा के वापस लौटेंगी, और अपवर्तन में किरणें प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर कर जाती है। ये फर्क समझ में आया? अब आइए कि प्रकाश की चाल। यहाँ मैंने लिखा है नोट में कि निर्वात में कितना, पानी में कितना, प्रकाश में कितना। ये निर्वात कहने का मतलब है जहाँ वायुमंडल नहीं है, जहाँ हवा नहीं है, वो निर्वात होगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, और हवा में लगभग इतनी होती है, अप्रॉक्सीमेट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये निर्वात में है। पानी में थोड़ा कम हो गया, 2.25 लाख मतलब 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। कांच में और थोड़ा कम हो गया, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब जैसे जैसे सघनता बढ़ती जाएगी प्रकाश का जो चाल है वो घटती चली जाएगी। माध्यम जैसे जैसे डेंस होता जाएगा, सघन होता जाएगा, प्रकाश की चाल में कमी आती जाएगी, और माध्यम जैसे जैसे विरल होता जाएगा प्रकाश के चाल में अधिकता आएगी। तो अब दो चीज आ गया कि ये सघनता और विरलता क्या है, मतलब सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या है, जो मैंने लिखा है चौथे पॉइंट, कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल दिए गए माध्यम की अपेक्षा अधिक हो वह माध्यम प्रकाश का विरल माध्यम कहलाता है। और जिस माध्यम में, दो माध्यम में जब हम कंपेरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उस माध्यम को, जो रिस्पेक्टिव हमारा दूसरा माध्यम है, उसकी तुलना में उसको क्या कहते हैं? सघन माध्यम। तो प्रकाश की चाल जिस माध्यम में कम होगी वो सघन माध्यम,
और जिस माध्यम में अधिक होगी वो विरल माध्यम। ठीक है, जैसे मान लीजिए शहद है और पानी है, अगर दोनों में प्रकाश प्रवेश कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि पानी में जो प्रकाश की चाल होगी वो शहद में प्रकाश की चाल से अधिक होगी, क्योंकि शहद पानी से अधिक सघन है, सघन माध्यम है। बात समझ रहे? तो ये सघन और विरल माध्यम है। उसके बाद हम ये जो 5-6 टॉपिक लिए हैं उसके लिए इस आरेख को देखिए। सबसे पहले लिखा है 5वें नंबर में आपतित किरण। ये आपतित किरण परावर्तन में भी पढ़े थे हम, पहले पढ़े कि जो किरणें सतह तक आती हैं नहीं, उसको हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। ये देखिए एक सतह है, ये किरण यहाँ आ रही है तो यह क्या कहलाएगा? आपतित किरण। जो किरण सतह तक आती है उसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और फिर लिखा मैंने अपवर्तित किरण। तो जो किरण प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो प्रवेश करती है, तो दूसरे माध्यम में जो प्रकाश की किरण प्रवेश की है ना, उसको हम कहते हैं अपवर्तित किरण। मतलब वो अपवर्तित हो गई है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गई है, अपवर्तित हो गई है, उसको हम कहते हैं अपवर्तित किरण। अगर हम नाम लिख देते, मान लीजिए अगर हम इसको लिखते यहाँ पे ए लिखते, ये पॉइंट ओ हो जाता मेरा, ये अगर यहाँ पे आया ना ये बी हो जाता अगर, तो ए ओ जो है क्या है? आपतित किरण, और ओ बी जो है वो क्या होगा? अपवर्तित किरण। फिर मैंने लिखा आपतन बिंदु। तो आपतित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर यहाँ मिले दिख रहे हैं, वो जो बिंदु है हमारा ये क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु। फिर है अभिलंब। तो ओ पर नहीं, सतह के जिस बिंदु पर हम लंब डाले हैं ना, उसी लंब को हम क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिर लिखा मैंने आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपतित किरण, इंसिडेंट रे, अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे नहीं, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या? अभिलंब मतलब नॉर्मल, और आपतन कोण मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। आई से इंडिकेट करते हैं, देख रहे हैं ये आई है ना, यह जो कोण है ना हमारा, ये आपतन कोण है। मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। फिर मैंने लिखा अपवर्तन कोण। तो अपवर्तित किरण मतलब ओ बी, और अभिलंब हमारे यहाँ पे मान लीजिए पी क्यू, इसको मान लेते हैं। इसके बीच और ये हमारा ओ बी है, इसके बीच जो कोण बना है ना, वही है अपवर्तन कोण। एंगल ऑफ क्या? रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अपवर्तन कोण किसे कहेंगे? कि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण कहेंगे। ये 10 टॉपिक पहले नोट करिए, इसको आप भी लिख के लाइएगा, जहां जरूरत पड़ेगा इस वीडियो को सुन लीजिएगा, बुक का हेल्प लीजिएगा। ये 10 टॉपिक पहले लिखिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। चलिए, तो आगे का 10 टॉपिक आपके सामने है। 10 टॉपिक हम लोग किए थे। 11वां है प्रकाश की किरणों का मुड़ना। अपवर्तन प्रकाश के मुड़ने से ही रिलेटेड है नहीं। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, किस माध्यम से? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो वो लंब से दूर भागेगी। अभिलंब जो होता है ना, उससे दूर भागेगी। एक फिगर ऐसे बनाइए, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ये हवा है और ये पानी है, ठीक है, ये प्रकाश की किरण आई है ऐसे, ठीक, ऐसे आ रही है, और यहाँ पे हम अभिलंब डाल दें। तो हवा क्या है? विरल माध्यम है। हवा क्या है? विरल माध्यम है। और पानी क्या होगा? सघन माध्यम। तो नियम कहता है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएंगी, तो ये अभिलंब है ना, इसकी ओर मुड़ जाएगी ऐसे। देखिए मुड़ गई इधर, इसको जाना तो यहाँ चाहिए था आगे ऐसे, लेकिन क्या हो गई? मुड़ गई, अभिलंब की ओर मुड़ गई। तो जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ये सघन माध्यम है, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, झुक जाती है। और दूसरा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो वो अभिलंब से क्या होगी? दूर भागेगी। मान लीजिए, अब इसको मिटाते हैं, ठीक है। ये देखिए, अगर मान लीजिए ये पानी है,
ठीक है, पानी है मान लीजिए, और ये हवा है, ये प्रकाश की किरण इधर आई ऐसे, और ये हमारा अभिलंब है। तो नियम कहता है कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से, ये सघन माध्यम हुआ ना, सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में आएगी तो इसको आना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये क्या होगी, ये इस अभिलंब से दूर भागेगी ऐसे। ठीक है, तो वही मैंने प्रकाश की किरणों का मुन्ना लिखा कि सघन से विरल, तो जब सघन से विरल जाएगी अभिलंब से दूर भागेगी, और जब विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, मुड़ जाएगी। और तीसरा है कि अगर प्रकाश की किरणें दो माध्यमों को जो अलग करने वाली रेखा है यहाँ अलग कर रही है ना, इसके अगर लंबवत आती है प्रकाश की किरणें तो वो लंबवत ही निकल जाएगी, उसमें कोई मुड़ाव नहीं होगा, कोई झुकाव नहीं होगा। तो तीन तरह से किरणें आ सकती हैं, या तो सघन से विरल माध्यम में, या विरल से सघन माध्यम में, या फिर लंबवत आएगी। तो लंबवत आएगी तो किरणों में कोई भी मुड़ाव नहीं होगा, लेकिन जब सघन से विरल में ऐसे आएगी लंबवत के अलावा, तो सघन से विरल में आने वक्त वो अभिलंब से दूर भागेगी, और विरल से सघन में आने वक्त वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर इसको हटा दें। अब हमारा अगला टॉपिक है पारस्विक विस्थापन। क्या है? पारस्विक विस्थापन। इसके लिए आपको इस आरेख में आना है। ये मान लीजिए कांच की एक सिल्ली है, स्लैब है, ठीक है, जैसे बर्फ की सिल्ली बड़ी होती है वैसे ही कांच की बनी हुई एक सिल्ली है। ये प्रकाश की किरण देखिए यहाँ पे आ रही है, ठीक। तो ये प्रकाश की किरण जो यहाँ आई, ये आपतित किरण हुई ना जी, और ये किरण देख रहे हैं आप, ये हुई अपवर्तित किरण, ठीक है। इसको हम कहेंगे अपवर्तित किरण, ठीक। और अब स्लैब से जो प्रकाश की किरण निकली है उसको क्या कहेंगे? निर्गत किरण। क्या कहेंगे? निर्गत किरण। तीन तरह की किरणें इसमें है। ये हो गई आपतित किरण, और ये जो इंटर करी है वो हो गई अपवर्तित किरण, और ये जो निकली है इससे स्लैब से बाहर वो क्या होगा? निर्गत किरण। तो परिभाषा कहता है कि आपतित किरण, यही ना, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो ये लंबवत दूरी देख रहे हैं ना, इसी लंबवत दूरी को हम कहते हैं पारस्विक विस्थापन, ठीक है। मतलब अगर ये वास्तव में बढ़ना बिना मुड़े इसको अगर हम बढ़ाएं तो ऐसे ना जाता है, और ये जो यहाँ पे निर्गत किरण निकल रही है इसको आंशिक रूप से आप खींचेंगे तो ये आता कि नहीं ऐसे। तो इन दोनों के बीच में जो समानांतर रेखाएं मान लीजिए, इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है उसी को हम क्या बोलेंगे? पारस्विक विस्थापन बोलते हैं। तो पारस्विक विस्थापन का जो क्या कहें परिभाषा है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को हम क्या कहते हैं? पारस्विक विस्थापन कहते हैं। कोई दिक्कत आएगा तो लिख दीजिएगा, और आप आरेख के द्वारा ऐसे बना के दिखा सकते हैं। इसमें नामकरण कर दीजिएगा, जहां जहां बिंदु ए बी पी क्यू जो भी मानना है आप मान लीजिएगा, तो डिनोट करने में सही है। उसके बाद हम आते हैं अपवर्तनांक। इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? निर्वात में प्रकाश की चाल या शून्य में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अगर हमको पानी का अपवर्तनांक निकालना है तो निर्वात में प्रकाश की चाल बाई पानी में प्रकाश की चाल, इसका जो अनुपात आएगा, जो आंसर आएगा हमारा, वही क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक, ठीक है। अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है? तो अपवर्तनांक क्या होता है? वही जो मैंने बताया कि सबसे पहले हमको क्या लिखना है? निर्वात में प्रकाश की चाल, और बाई नीचे क्या लिखना है? उस दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल, ये उसका सूत्र होता है। मात्रक क्या है? तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं है, नहीं, क्योंकि ऊपर भी चाल लिखना है मीटर प्रति सेकेंड, नीचे भी मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर प्रति सेकेंड, दोनों कटती खत्म हो जाएगा, तो मात्रक तो कुछ बचेगा नहीं। तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है कंफ्यूज करने के लिए तो देगा मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, कुछ भी दे देगा, और चौथा देगा इनमें से कोई नहीं। अब बच्चे का दिमाग इनमें से कोई नहीं, तो जाता नहीं, तीन जो बचा उसी में से किसी तरह काम चलाना है, उसको खींच खाच में कोई ना कोई होगा ही। ये ऐसा भी हो सकता है आंसर हो नन ऑफ दीज, तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। उसके बाद कुछ जो है अलग अलग पदार्थों का मैंने अपवर्तनांक लिखा है, एग्जाम में कई बार आया है, और जो भी हमारे सिलेबस में पढ़ना है अपवर्तनांक,
उनमें सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। किसका होता है? हीरा। तो जनरली जो सवाल आएगा सबसे अधिक अपवर्तनांक का जब जिक्र रहेगा तो समझिएगा वो हीरा है। और वायु का अपवर्तनांक दिए गए जो आपका यहाँ पे इंडेक्स है उसके आधार पर वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। हालांकि 1.0003 है लेकिन इसको 1 मान लिया जाता है। ठीक है, तो वायु का अपवर्तनांक है 1.0003, पानी का है 1.33, अल्कोहल का है 1.36 और हीरा का है 2.42। ये 4 मैंने इसमें लिखा है कि 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से हीरा का, वायु का, पानी का कई साल आया है, एक आध बार अल्कोहल भी आया बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब सघन माध्यम होगा तो उसका अपवर्तनांक कम होगा, और सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा और विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा। अगर अपवर्तनांक अधिक है तो माध्यम, इसका मतलब सघन है, और अपवर्तनांक कम है तो माध्यम क्या है? विरल। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों टॉपिक अलग अलग कर दिया है। अब आते हैं हम लोग आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है। तो आपेक्षिक अपवर्तनांक में क्या होता है कि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों का जो अनुपात होता है उसी को हम कहते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक। दो माध्यम दिया है, हवा भी दिया है, जल दिया है, कांच दिया है, जल दिया, कुछ भी कोई दो माध्यम दिया हुआ है तो उसके अपवर्तनांक का मतलब है कि जैसे मान लें कि हवा और पानी है, तो हवा हो गया, अगर उसको 1 मान ले, N1 मान ले और पानी को N2 मान ले, तो हवा का जो अपवर्तनांक होगा उसको ऊपर लिखना है, पानी का जो अपवर्तनांक है उसको नीचे लिखना है, और कटाने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो हमारा आपेक्षिक अपवर्तनांक हो जाएगा दोनों माध्यमों का। नहीं तो दो माध्यमों का आपेक्षिक जो अपवर्तनांक होता है उसको कहते हैं कि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक का वो अनुपात होता है। इसको सूत्र में लिख सकते हैं, N21 का मतलब है ये दूसरा माध्यम, ये पहला माध्यम, इक्वल टू N2/N1। ये जरूर लिखें, न्यूमेरिकल में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर मैंने लिखा है प्रकाश के अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन का नियम भी पढ़ा था। कई बार बोर्ड में ये भी सवाल आ गया था कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, और 10 सवाल बाद आता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। अब बच्चा समझे कि दोनों का दो थोड़े होता है, कुछ ना कुछ अंतर होगा, दोनों सवाल दिया हुआ है, लेकिन दोनों का दो ही है। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। पहला क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण मान लीजिए ये, और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा है कि किसी खास वर्ण के लिए, किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब साइन और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, हमेशा निश्चित होता है, एक नियतांक होता है। ठीक है, और ये जो दूसरा नियम है ना, प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसी को हम स्नेल्स लॉ कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं कि साइन आई बाई साइन आर एक नियतांक होता है। ये स्नेल का लॉ है, स्नेल साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने इस नियम को दिया था, उनके सम्मान में इसको स्नेल का नियम कहते हैं। बात समझ गए? तो ये 20 टॉपिक हुआ, 10 पहले और 10 ये। इन पूरे 20 को आप डिटेलिंग करके जहाँ जहाँ आरेख की जरूरत हो आरेख की मदद से बनाइएगा, आप लिख के लाइएगा और हमसे होमवर्क आप चेक कराइए। ठीक है, ओके।